श्रोताओं नमस्कार। आज से हम आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी प्रथम कड़ी में आइए मिलते हैं एक ऐसे प्रसारण कर्मी से जिसके वर्षों की साधना से वाणी में शुद्धता है, ठहराव है और गरिमा है। हर उच्चारण में अनुशासन, हर वाक्य में संवेदना और हर उद्घोषणा में जिम्मेदारी झलकती है। अनगिनत आयोजनों को जिसने अपनी आवाज से जिंदा किया है, जिसने अपने स्वर से भीड़ को संयम दिया, क्षणों को महत्व दिया और कार्यक्रमों को स्मरणीय बनाया। उम्र ने भले ही अनुभव की रेखाएं खींच दी हैं, पर उनकी आवाज आज भी उतनी ही प्रेरक है। नई पीढ़ी के लिए वो जीवंत पाठ है। उद्घोषणा केवल बोलना नहीं, बल्कि संस्कार, संवेदना और समर्पण का निर्वाह है, जिसने शब्दों के साथ स्वर से इतिहास रच दिया। वो सुप्रसिद्ध नाम है आकाशवाणी से अवकाश प्राप्त समाचार वाचक, उद्घोषक, कमेंटेटर, रंगकर्मी श्रद्धेय यज्ञदेव पंडित। आइए आपसे मुलाकात करते हैं। यज्ञदेव पंडित जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठतम समाचार वाचकों में से रहे हैं और आपकी आवाज आकाशवाणी की पहचान रही है। आपकी आवाज आकाशवाणी के तरंगों पर उभरी पहली बार 1953 में आपने शुरू किया था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जब ये निर्णय लिया गया कि यहाँ से प्रादेशिक समाचार होंगे, तो दिल्ली से बीपी निगम आए थे जी। उन्होंने फिर लखनऊ के स्टाफ के चुना कि किसको लिया जाए। आकाशवाणी के पैनल में थे आप? मैं अनाउंसर था उस समय, मुझे न्यूज़ का शौक था, तो मैं जुड़ गया निगम जी के साथ। जब आपका नाम उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि आपको समाचार पढ़ना है, तब आपको कैसा लगा और आपने कैसे तैयारी की उस समाचार के लिए? ये तो मेरी लालसा ही थी कि मैं समाचार पढ़ूं। उस जमाने में मेलविल डिमेलो और देवकीनंदन पांडे जी जी। हाँ, ये लोग थे। डिमेलो तो अंग्रेजी के थे, देवकीनंदन पांडे जी हिंदी के थे। आपने इनसे सीखा कि कैसे समाचार को पढ़ा जाए? पहले समाचारों में अनुवाद का ही काम है। हिंदी के जो समाचार होते हैं उसमें मोस्टली अनुवाद का ही कार्य होता है, अंग्रेजी से हिंदी में। पहले अंग्रेजी में न्यूज आते थे, फिर उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता था। हाँ, अंग्रेजी में ही बुलेटिन बनता था, वो फिर हम लोगों को दे दिया जाता था, तो हम लोग उसका अनुवाद कर देते। अच्छा। अनुवाद में सहायता भी ली जाती थी उन्हीं की, जो अंग्रेजी में बनाते थे। तो कितनी पंक्तियों की कम से कम समाचार होते थे, या कितने समय का पहला समाचार रहा? मेरा ख्याल है पहला बुलेटिन 5 मिनट का था या 10 मिनट का था, मुझे याद नहीं है। 10 मिनट के बुलेटिन में लगभग 100 पंक्तियां होती थी शायद। हाँ। तो उन पंक्तियों को आप अंग्रेजी जो बुलेटिन आता था उससे आप अनुवाद करके बनाते थे? हाँ, उसमें अनुवाद करते थे। फिर वो धीरे धीरे वो 100 पंक्तियां कैसी होंगी, कितना उसमें प्रशासनिक बात होगी, कितने खेल के समाचार होंगे, सांस्कृतिक कैसी न्यूज होगी, ये सब बढ़ जाता था। फिर एक अंदाजा हो गया कि 100 में से ऐसे ऐसे। शुरू में बहुत दिक्कत थी, समाचार नहीं होते थे, तो राज्य सरकार ने अपने इंफॉर्मेशन विभाग में एक अलग से यूनिट बनाया। वो लोग हमारी सहायता करने लगे। वो समाचार छांट कर जो हमारे काम के होते थे उनकी नज़र में वो भेज देते थे, और हम लोग उन समाचारों को और अन्य जो हम इकट्ठा कर पाते थे अपने साधनों से, उसे मिला के बुलेटिन बनता था। तो उस समय तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के ही समाचार यहाँ से जाते थे। तो किस तरह से समाचार आप एकत्रित करते थे, संकलित करते थे? हमारे यहाँ इलाहाबाद, झांसी और नैनीताल, यहाँ पर हमारे अपने करस्पॉन्डेंट थे। गोरखपुर में भी थे? गोरखपुर में नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। जब इतने सारे स्टेशन से आपको फीड मिलता था, तो आप उसको कंपाइल करके उसको पूरा संकलित करके आप तब उसे फिर बुलेटिन का रूप दिया जाता था। तो ऐसे टाइम पे जैसे आपने कहा कि देवकीनंदन जी थे, तो कभी उनसे मुलाकात हुई? कोई ऐसा अनुभव उनके साथ साझा करना चाहेंगे? देवकीनंदन पांडे जी
का एकमात्र उद्देश्य समाचार पढ़ना था और समाचारों के हिंदी के उच्चारण में उनका जवाब नहीं था। बहुत योग्य आदमी थे और समाचारों के अतिरिक्त वो अन्य कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लेते थे। अच्छा। जैसे शुरू में एक बार एक कोर्स हुआ रनिंग कमेंटेटर्स का, ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, तो देवकीनंदन पांडे जी से भी कहा गया, कह लगे मैं रनिंग कमेंटेटर नहीं करूँगा, लेकिन फिर लोगों ने परसुएड किया कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आपको इतने लोग मानते हैं, तो उन्होंने एक आध बार चेष्टा की रनिंग कमेंट्री करने की। तो कभी आपने इस विधा में अपना हाथ आजमाया? 1953 में पहला कैंप दिल्ली में लगा, जिसमें डिफरेंट स्टेशनों से आदमी इनवाइट किए गए, उसमें मैं भी था। आपके समय में और कौन कौन थे? रजन लाल जी भी बाद में समाचार वाचक बने, उर्मिल थपलियाल जी थे, ये सब तो खैर बाद में बने, लेकिन इन्होंने आपसे जरूर शिक्षा ली होगी। ऐसा हुआ था, मैंने 49 में आकाशवाणी ज्वाइन किया था। 1949 में? हाँ, एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। फिर मैं अनाउंसर बने? अनाउंसर तो मैं था, असल में उस समय न्यूज और अनाउंसमेंट ये सब वर्गीकरण अलग नहीं था। उन्हीं लोगों को अनाउंसमेंट भी ले लिया जाता था, वही समाचार भी पढ़ते थे, ड्रामा आर्टिस्ट भी पढ़ते थे। 49 से लेके 1988 में फिर मैं रिटायर हुआ। ये एक लंबा सफर था, तो इस सफर के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं जो कभी कभी मान लीजिए आप समय पे समाचार पढ़ने न पहुंच पा रहे हो, उस वक्त की घबराहट, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे समाचार आते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव हम कह सकते हैं, तो उनको हैंडल करना, इसके बारे में कोई अनुभव आप साझा करना चाहें? इमरजेंसी के ज़माने में दिक्कत होती थी कि कौन सा समाचार देना है, कौन सा नहीं देना है, तो हम लोग स्टेशन डायरेक्टर से सहायता लेते थे, क्या ये देना है कि नहीं देना है, कितना देना है, कैसे देना है, और उनका विशेष रूप से समाचार विभाग से अलग प्रकार का संबंध था। कुंभ के मेले में भी मुझे जाने का अवसर मिला। सबसे पहले तो रुड़की में एक 15 दिन का स्टेशन इंस्टॉल, हाँ, उसके लिए जो इंजीनियरिंग स्टाफ होता है, इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट होता है, वो गया था और प्रोग्राम की तरफ से मुझे चुना गया। मुझे शौक था और उम्र भी थी लर्न करने की, इसलिए रुड़की में आपने कमेंट्री की? कमेंट्री नहीं, अनाउंसमेंट। पंडित जी, हमारे साथ हमारे काफी वरिष्ठ उद्घोषक हैं राजेश्वरी जी। उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे कार्य करते हैं, वो कमेंट्री भी करते हैं, उद्घोषणा भी करते हैं, और आपका आज हम लोगों को ये जो मिला है साथ, ये अविस्मरणीय है। तो कुछ उनका भी प्रश्न है आपसे। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दौर में ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर जब आपने प्रवेश लिया आकाशवाणी में, फिर आप अनाउंसर भी रहे, कमेंटेटर भी रहे, इनमें समन्वय करना कितना कठिन होता था उस जमाने में? अनाउंसर तो हम अपॉइंट हुए थे, लेकिन ये काम एक्स्ट्रा लिया जाता था, तो इसमें जो खींचातानी होती है प्रशासनिक आपस में, वो कहे हमारा है, और इसी में झगड़ा भी हुआ। जोशी जी मतलब उस वक्त उनका क्या रोल था उसमें? असल में इस खींचातानी में पिसते थे हम, झगड़ा हो जाता था, वो कहता था हमारा ये है, हमने पहले इनसे कमिटमेंट करा रखा है और ये करेंगे, और वो इसी में जोशी जी। तो आप लोगों में ये बीच बीच में सामंजस्य बैठाने में दिक्कत होती थी? हाँ, ये परेशानी होती थी। हमारा एक तरफ शौक था, लेकिन कुछ पर्सनल लाइकिंग का भी होता है, उसमें खींचातानी बहुत होती थी। लता जी का वो जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों, उसके बारे में कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें? सुनते थे कि जब लता जी ने ये गाया तो पंडित नेहरू के आंखों में आंसू आ गए थे, ऐसा सुना है हमने। पंडित जी, मदन मोहन जी का भी यहाँ आकाशवाणी लखनऊ से काफी करीबी रिश्ता रहा है। जब मदन मोहन जी थे तब मैं नहीं था। अच्छा। आकाशवाणी में वो थोड़े वक्त के लिए यहाँ ललिता माथुर थी। नागर जी थे आपके समय में? नागर जी थे,
नागर जी का तो मोस्टली ड्रामे से ही संबंध था। किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग के बारे में कोई अनुभव हो जो आपको ड्रामे की उस रिकॉर्डिंग जमाने में टेप नहीं हुआ करते थे, तार होता था, तार पर रिकॉर्डिंग होती थी और एडिटिंग करने में बहुत मुश्किल होती थी। कितना हिस्सा छोड़ें, या आएगा इतने में ये आ जाएगा, टाइमिंग के लिए मुश्किल होता था। इफेक्ट्स लगाने में भी बहुत दिक्कत आती होगी। बहुत बहुत अंदाजे से ही काम चलता था। कभी कभी वो ठीक निशाने पे बैठ जाता था, कभी कभी नहीं भी होता था। हम इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे एक बार क्या हुआ, सब तैयारी कर ली गई, स्टूडियो में साउंड इफेक्ट देना था रोड एक्सीडेंट का, जिसमें डेथ हो जाती है कि बच्चे की। तो विद्या लाल उस समय इस प्रोग्राम की इंचार्ज थी। उन्होंने स्टूडियो नंबर 1 में कुर्सी मेज के साथ कुछ और सामान ऐसा कर दिया गया और मुझे आदेश दिया कि जब मैं इशारा करूं तब आप इसको लात मार लीजिएगा, वो भड़बड़ा के गिर जाएगा, एक्सीडेंट का मतलब इफेक्ट देने के लिए। तो विद्यालाल ने ऐसे करके इशारा किया और मैं समझा कि लात मार देनी है अब, क्योंकि कोई रिहर्सल नहीं होता था, कुछ नहीं ऐसा होता था, जो ही इकट्ठा कर लिए जाते थे लोगों का। एक्सीडेंट में मेरा कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाता था तो मैं उससे कहता हूँ, अब वो बोल नहीं रहा, वो चुप बैठा, उसको पता नहीं बेचारे को कि उसको बोल रहा है। वो शुरू करने का इशारा करते थे, आपने सोचा कि उसमें लात मार। हाँ, तो हमने लात मार ली और वो माथा पीट के वहाँ बैठ गई कि लात नहीं, मैंने कहा था कि शुरू करो। तो हमने कहा भाई मैं आपको बताना चाहिए कि इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते थे। समाचारों के दौरान आपके कई जगह पे स्थानांतरण भी हुए होंगे, दूसरे स्टेशन पर भी। पहला मेरा ऐसे 15 दिन के लिए कि मैं रुड़की गया था और फिर मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गई यहाँ अनाउंसर के रूप में, आकाशवाणी लखनऊ में। हाँ, मुद्दत हो गई, 50 साल हो गए। गोविंद वल्लभ पंत जी थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी, जब आपने प्रादेशिक समाचार शुरू किया था, तो उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गोविंद वल्लभ पंत, असल में मेरे उस समय 3 रोल थे। एक रिपोर्टर भी था, रिपोर्टिंग भी करता था, ट्रांसलेशन भी करता था, अनाउंसमेंट भी करता था। इतने काम मैंने खुद अपने ऊपर ले रखे थे कि एक स्टेशन डायरेक्टर ने कमेंट किया कि क्या भाई डी पंडित के अलावा यहाँ कोई स्टाफ नहीं है। हमारे और भी जो समाचार वाचक बाद में आए, जैसे कि नवनीत मिश्र जी थे, रंजन लाल जी थे, उर्मिल थपलियाल जी थे, तो इन्होंने आपसे किस तरह से चीजों को सीखा या आपने उनको कैसे सिखाया? ट्रेनिंग की आपने बात की थी, क्या कुछ ट्रेनिंग होते थे समाचार वाचकों के लिए? नहीं, ट्रेनिंग उस टाइप की रेगुलर नहीं होती थी, लेकिन दिल्ली में बुलाए जाते थे जो अनाउंसर होते थे या जिनमें पॉसिबिलिटी देखी जाती थी, वो मेलो डमेलो वो कैंप किया करते थे, लेकिन पांडे जी उनमें शामिल नहीं होते थे। वो तो एक आध बार ही उन्होंने कुछ चेष्टा की। आपने कमेंट्री लाइव बहुत किए हैं, तो किस तरह से आप तैयारी करते थे, या कुछ ऐसे जैसे आपने कुंभ की बात बताई, या और भी जो रामनवमी हो या इस तरह के भी कार्यक्रम यहाँ से आकाशवाणी लखनऊ से होते रहे हैं? रामनवमी का जो प्रोग्राम होता था वो अयोध्या से, उसमें ऊपर जो दूसरी मंजिल होती थी वहाँ पर माइक्रोफोन ले जाते थे और वहाँ से मंदिर दिखाई देता। हम थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता था, शुरू में बहुत कठिनाई होती थी, दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है और माइक्रोफोन की स्थिति ठीक नहीं है। फिर हम भी एक्सपर्ट हो गए थे कि इसका इलाज कैसे करना है इस बार, तो वो इलाचंद्र जोशी नाम याद आ गया। आपकी स्मरण शक्ति अभी भी काबिले तारीफ है पंडित जी। इलाचंद्र जोशी जी ने 1-2 दिन मुझसे कहा कि ये एक मेरा यार ये है, इसमें तुमको हिस्सा लेना है। तो मैंने साधारण उनसे कह दिया हाँ जोशी जी। लेकिन उस दिन खास कुछ हो गया, न्यूज रूम का काम मुझे पड़ गया। मैं उनके प्रोग्राम में देर से पहुंचा। उन्होंने समझा कि मैं उपेक्षा कर रहा हूं उनकी, उन्होंने शिकायत कर दी मेरी। उस समय मिस्टर नंदी हुआ करते थे स्टेशन डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बुलाया कि फिर मुझे
मद्रास ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन मैं मद्रास जब गया, मद्रास में उस समय एस.एन. मूर्ति साहब स्टेशन डायरेक्टर थे, जिन्होंने मेरी नियुक्ति की थी लखनऊ में। तो वो बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने मुझे डबिंग वगैरह की भी इजाज़त दे दी। फिल्मों में डबिंग होती है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, जैसे तमिल में मान लीजिए हो रहा, तमिल का छोटा सा स्ट्रिप चलाया जाएगा और वो लिप की मूवमेंट उसमें देखी जाती है। प होगा तो वो ऐसे मुंह होगा, क होगा तो इसमें नहीं होगा, लिप मूवमेंट के। तो वो डबिंग का भी मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया था कि डबिंग कैसे की जाती है। पंडित जी, आवाज का जो मॉड्यूलेशन है कितना आवश्यक होता है? आपका नाम पूरी दुनिया में आपके आवाज और आपके मॉड्यूलेशन के लिए जाना गया। कैसे रियाज करते थे, कैसे अभ्यास करते थे? मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन देवकीनंदन पांडे जी को मैं बहुत मानता था। वो लखनऊ आते थे तो मुझसे न्यूज़ रूम में मिलने आते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और वो उच्चारण के मामले में मैं समझ लो जितनी मेहनत करते थे, जैसे विदेशी कोई भारत आया तो उसका नाम कैसे उच्चारण किया जाना चाहिए, तो वो इसका बहुत ध्यान रखते थे। कभी कभी एम्बेसी की भी मदद ली जाती थी, उसमें एम्बेसी वाले भी हेल्प कर देते थे कि डीगोल है, ट और त में इसमें, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत अलग तरह से उच्चारण होता है। हाँ, फ्रेंच का अलग, मोपासा। उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि ये जरूरी होता था कि जो भी समाचार जाए वो बिल्कुल जैसे अपना देश में उच्चारण करते हैं अपने बड़े आदमी का, वैसे ही हो। मैं जब दिल्ली में था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, वो एक गांव में गई इंस्पेक्शन के लिए गांव का। ये रशिया से लौटी थी, तो मुझे भेजा गया कि इंदिरा जी आई हैं, आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिए। मैं चला गया वहाँ जो यंग लोगों की बुट्स कहलाती हैं, क्लब होता है, जिस भाषा में क्लब हम कहते हैं वो किबुट उसे कहते हैं। तो मैंने इंदिरा जी से पहला सवाल यही पूछा, किबुट में किसी में गई थी? तो कहने लगे तो आप क्या समझते हैं कि मैं मौज करने गई थी क्लब में? अरे वो किबुट नौजवानों का वो होता है, उसमें मैं गई थी। मैंने कहा मेरी मजाल, मैं ये कहूँ कि आप कोई मौज करने गई थी, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो इसी बात पे लेके बात बढ़ गई, रिपोर्ट कर दिया गया कि इन्होंने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करी। हाँ, हालांकि वो मेरा कोई उसमें कसूर नहीं था। मैं तो केवल, जैसे आप बिना किसी नोटिस के राह चलते आदमी को पकड़ लें, बताओ कि इंदिरा गांधी ने क्या बात की होगी, तो मैं कैसे बता दूं उसको कि क्या मैंने किया वहाँ। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि आप क्या पूछे क्या? मैं बात शुरू में असेंबली का जिन दिनों सेशन होता है, उस जमाने में असेंबली शुरू हो जाती 11 बजे और मेरी ड्यूटी शुरू होती थी यहाँ 1 बजे। तो इसमें भी हम प्राय दिन भर बाहर रहते थे। कभी असेंबली में हैं, कभी असेंबली की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी बाहर भेज दिए गए। कुंभ में 15 दिन तक फिर और कैंप लगता। हाँ, तंबू लगा दिए जाते थे, ठंड बहुत होती है उस जमाने में। पंडित जी, उस जमाने में मेरे ख्याल से आधे घंटे का या 1 घंटे का फिल्म म्यूजिक का चंक जरूर होता होगा, तो कुछ फरमाइशी गीत भी बजाते होंगे, लोगों की चिट्ठियां आती थी, कैसे शामिल करते थे? वही आपकी पसंद करके गीत आप अपने मन से बजाया करते थे या उसकी शेड्यूलिंग भी होती थी? नहीं, हर गाने की शेड्यूलिंग होती है। जैसे शुरू में इस प्रोग्राम का नाम क्या दिया जाए, पुष्पांजलि, आपकी पसंद, शाम को। फिर एक प्रोग्राम हमारा होता था नाटक का, 15 मिनट की एक छोटा सा प्रोग्राम होता था। पंडित जी, आपकी आवाज के तो उस जमाने में, क्या आज भी लोग आपकी आवाज के दीवाने उस दिनों को याद करके आपको याद करते हैं? तो आपसे कोई मिलने भी आता था? न्यूज रूम में हमको देखने लोग आते थे कि ये कौन है आदमी, इसकी आवाज के, बड़ा फनी लगता था। असल में न्यूज का जो बाकी स्टाफ रहता था वो केडर था उनका, इंफॉर्मेशन सर्विस, उसके आदमी हुआ करते थे। न्यूज एडिटर जो हमारा होता था वो उस केडर से लिया जाता था।
और हम स्टाफ आर्टिस्ट थे। जो घुस जाता था वो निकलना नहीं चाहता था और ड्यूटी उसकी लगती थी अनाउंसमेंट में। तो इसमें खींचातानी होती रहती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं दिन भर रेडियो में, एक बार तो मैं तीनों ट्रांसमिशन में मैं था। तीनों ट्रांसमिशन में। हाँ। अच्छा। एक हमारे दोस्त थे, वो ड्यूटी ऑफिसर तो अलग होता था, एक ऑफिसर इंचार्ज होता है ट्रांसमिशन का, वो अपना रिमार्क देते थे। तो उन्होंने कहा कि इज देयर ए शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हियर, व्हाई इज मिस्टर पंडित यूज्ड इन ऑल दीज ट्रांसमिशन। तो उसमें भी थोड़ी बहुत खींचातानी होती थी। हर आदमी चाहता था कि हमको लिया जाए। पंडित जी, ये आपकी ही आवाज का जादू था और आपके जो करिश्मेटिक आपका व्यक्तित्व उस वक्त था और लोग आपको इतना मान देते थे, शायद इसीलिए हर तरफ आपकी खींचतान थी। कुछ तो आदमी का अपना स्वभाव होता है जिसके कारण वो प्रिय होता है। अच्छी तरह बात करना सबसे, आपका कोई काम है हम कर लें एक्स्ट्रा, जो हमारा काम नॉर्मल नहीं है वो भी कर देना। तो ऐसे तो दोस्त थे, सारे स्टाफ पॉपुलर थे। हम हर एक हमसे प्यार करता था। हमें बहुत प्यार मिला है आकाशवाणी से। आप इतना काम करते थे कार्यालय में, ऑफिस में, इतनी विधाओं में, तो इसका असर घर में नहीं पड़ता था? घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? नहीं, उनको पता था कि इसको रेडियो इसकी जान है। तो मेरी पत्नी तो अब नहीं रही। उनका योगदान ये जरूर था कि उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, सहयोग दिया, तभी आप इतना काम कर पाए। ये तो है। घर ठीक रखती थी वो, उसको सफाई का बहुत शौक था। हर चीज साफ सुथरी, कहीं पर धूल नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उसका स्वभाव था। पंडित जी, आपने एक बहुत लंबा समय आकाशवाणी में गुजारा है, आप बता रहे हैं, और बहुत ही युवावस्था में आपने आकाशवाणी में कार्यभार संभाला। एक इतने लंबे सफर के दौरान आपसे बहुत लोगों से मुलाकात हुई होगी, कई महान हस्तियों से भी। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज या किसी ऐसे हस्ती के बारे में आप बताना चाहेंगे जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? जब मैं दिल्ली में था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। वो बीमार हुए और अच्छे हो गए। जब वो अच्छे हुए तो मुझे आदेश मिला कि आप डॉक्टर साहब से मिलिए, जाके उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करिए। लोग ये बात कह रहे थे लेकिन साथ में ये नहीं बता रहे थे कि मैं पूछना उनसे क्या है। इतने बड़े आदमी के सामने आप पेश कर दिए गए। तो राष्ट्रपति भवन के लिए परमिशन लेनी है, कार ऑर्डर लेने हैं, ये सब काम हम ही को करने पड़ते थे। हम गए। वो बेचारे बहुत सीधे आदमी थे, बहुत विनम्र आदमी थे। आपको आश्चर्य होगा कि वो बेचारे, जब मैं उनसे मिला तो वो खड़े हो गए, इतने विनम्र आदमी थे वो। तो वैसे भोजन में आपको क्या पसंद था सबसे? एक फुल्का खाता हूँ नाश्ते में, दोपहर का भोजन, चाय और रात का भोजन। लखनऊ का तो व्यंजन बहुत मशहूर है। पहले आपको किस तरह के व्यंजन पसंद थे, मतलब शाकाहारी में? साधारण भोजन, दाल रोटी सब्जी। तो काफी अनुशासित आपका जीवन रहा है, चाहे वो खाने के बारे में हो, चाहे आपके जीवन शैली के बारे में। असल में मुझको हार्ट ट्रबल हो गई थी, तो कहा गया कि तेल नहीं खाना है। तो इस तरह से बहुत लिमिटेड चॉइस थी। अभी भी पंडित जी आपको कभी भी मन करता हो कि कोई समाचार सुन लो, कोई गाना सुन लो? ये तो करता है, लेकिन उतने गाने आप सुन नहीं पाते हैं। समाचार का रूप बहुत बदल गया है। पहले तो इस तरह के समाचार नहीं आते थे जिसपे बीच में विज्ञापन भी बजते हो या कुछ अलग तरह से। विज्ञापन नहीं था पहले। बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज आकाशवाणी से जाती है। भारत भूषण अग्रवाल जो बाद में सचिव रहे, वो हमारे यहाँ प्रोग्राम स्टाफ में थे। भारत जी ने अपने जीवन के संबंध में एक नाटक लिखा और मुझसे कहा कि मैंने अपने जीवन का सब बातें इसमें रख दी हैं, अब ये तुमको करना है। तो 1 घंटे का प्रोग्राम था जिसमें से 57 मिनट मुझको बोलने थे। वो स्क्रिप्ट में ही था, उनका अपना अनुभव था। तो वो शायद एकमात्र ऐसा इतनी ड्यूरेशन का जिसमें
60 मिनट में 57 मिनट एक ही व्यक्ति को बोलने हैं। कितना मॉड्यूलेशन उसमें किया होगा आपने? हाँ, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता था आवाज की रेंज बदलने के लिए। तो 57 मिनट बोलने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई? आपने लगातार उसको किया? जवान थे, उम्र थी, अच्छा यंग थे। ड्रामा भी लाइव ब्रॉडकास्ट तो आप उसका भी हिस्सा रहे हैं? हाँ, एक मेरे दोस्त हुआ करते थे मुख्तार अहमद, वो नाटक के गुरु थे हमारे, तो वो नागर जी का एक प्ले हुआ। तो उस प्ले में आपने भाग लिया? हाँ, उसमें भी था मैं। उसमें मेरा ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन सबसे लंबा मैंने भारत भूषण अग्रवाल जी के समय में किया। भगवती बाबू भी, चित्रलेखा बहुत प्रसिद्ध हुई। चित्रलेखा में बीज गुप्त का रोल मैंने किया था। चित्रलेखा 2-1 बार रिपीट भी की गई, डिफरेंट लोगों ने अलग अलग किए हैं उसमें, लेकिन चित्रलेखा के जितने भी वर्जन हुए हैं उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। पंडित जी, हम पूरे आकाशवाणी के सुनने वालों का, इस समाज का, संगीत की दुनिया का, जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उन सब की आपके लिए दुआएं हैं। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, सदियों सदियों तक आपकी आवाज लोग सुनते रहें, उससे सीखते रहें। आने वाली नस्लें आपको हमेशा याद रखेंगी। हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी और बड़ी उम्र हो। इससे अधिक उम्र क्या होगी? शतक पूरा करेंगे आज, हम उसका भी जश्न मनाएंगे। जी पंडित जी, आप एक प्रेरक स्तंभ हैं हम सबके लिए। तो आपने एक लंबा सफर जो तय किया है, आपने महसूस किया, अनुभव किया अपने समाचार वाचक होने के सफर में, उद्घोषक होने के सफर में, और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम जो भी किया, आप ड्रामा आर्टिस्ट भी रहे आकाशवाणी के, उसमें आपका अनुभव का सागर। वाकई में आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की और आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका कोटिश धन्यवाद। धन्यवाद। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट में आज आप सुन रहे थे आकाशवाणी से अवकाश प्राप्त समाचार वाचक, उद्घोषक, कमेंटेटर, रंगकर्मी श्रद्धेय यज्ञदेव पंडित के साथ की गई एक मुलाकात।